आप सभी का स्वागत करता हूं JRF अचीवर्स UGC नेट JRF हिंदी। हम इस वीडियो के अंदर जो है मनोविश्लेषणवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने इसकी स्थापना किया था, तो इसको ध्यान में रखें और मनोविश्लेषणवाद को जो है इस वीडियो के अंदर समझेंगे। मनोविश्लेषण बात जो कि मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिगमंड फ्राइड के नाम से सभी लोग परिचित हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे मनुष्य के व्यक्तित्व के आधार पर उसके मन के भावों को जो है या मानव के व्यवहार को यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञानिक के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य किस तरह से अपना व्यवहार करता है वो जो है मन के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। मन के अनुसार ही इसका जो है कार्यभार होता है। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अंदर किया जाता है, परंतु साहित्यकार मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। पश्चिमी देशों में साहित्यकार ने फ्राइड, एडलर एवं यूंग, ये तीनों जो साहित्यकार मतलब वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। इस सिद्धांत के आधार पर ही हम जो है मनोविश्लेषण को बाद को जो है समझते हैं। फ्राइड, एडलर एवं यूंग के सिद्धांतों का उपयोग अपने पात्रों के चरित्रांकन में किया है। हिंदी में कुछ उपन्यासकार ऐसे जो इन मनोवैज्ञानिक से परिचित हैं वो सब हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं जो कि इलाचंद्र जोशी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इस तरह से हम पूरा नाम ले सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार, इन सभी ने मनोविश्लेषण बाद के ऊपर जो है चर्चा किया है। अज्ञेय की बात करें तो जो शेखर एक जीवनी है, शेखर के व्यक्तित्व के आधार पर मनोविश्लेषणवाद को भी प्रदर्शित किया है। तो आगे की ओर हम देखेंगे। फ्राइड महोदय ने अवचेतन मन एवं काम भावना को अपने मनोविश्लेषण में प्रमुख स्थान दिया है। अवचेतन मन के अंदर जो काम भावना है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। फ्राइड की मान्यता है कि काम भावना मानव मन की मूल परिचालिका शक्ति है। फ्राइड के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा कामवृत्ति है। इन्होंने कामवृत्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। मनोविश्लेषणवाद के ऊपर यही जो है प्रमुखता के ऊपर आता है। सर्जक साहित्यकार एवं सृजक जो साहित्यकार होता है काल्पनिक होने के कारण अपनी वर्जनाओं को काम प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त करता है, जो कि मनुष्य जब सामाजिक मूल्य या नैतिकता के बंधन के कारण अपनी काम प्रवृत्ति एवं वासना का दमन करता है तो वह उसके अवचेतन मन में कुंठा का रूप धारण कर लेती है। वो जब मनुष्य अपने काम भावना को या वासना को दमन कर देता है, उसको लुकायित करता है, अपने मन में दबा देता है, तो वो अवचेतन मन में चला जाता है। इस तरह की भावना व्यक्त करने वाले हैं मिस्टर फ्राइड, और मन में कुंठा का रूप धारण कर लेती है। साहित्य एवं कला इन भावनाओं एवं मनोग्रंथियों के रेचन का मार्ग प्रशस्त करती है। वो धीरे धीरे हमारे मनोमस्तिष्क के अवचेतन मन में चला जाता है। तो इस तरह से फ्राइड के अनुसार मानव मन के 3 स्थिति बताए गए हैं। कितने स्थिति बताए गए हैं? पहला है चेतन, दूसरा है अनुभव और तीसरा है अवचेतन। इसको आप जो है याद रख सकते हैं इस तरह से या CAA इस तरह से याद रख सकते हैं। इसको याद रखें, चेतन, अनुभव और अवचेतन। चेतन मन में इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आदि हैं। चेतन मन में इच्छा होता है, प्रेरणा होता है, संवेदना होता है, जिसमें व्यक्ति चेतन अवस्था में होता है। इसका संबंध वर्तमान समय में होता है। चेतन मन में होने का मतलब है वर्तमान समय में होना।
मनुष्य चेतन मन में सब कुछ देखता है, वह अनुभव करता है। सोचने समझने का सारा कार्य चेतन मन से ही होता है। हम जो सोच विचार करते हैं वो चेतन मन में करते हैं, जबकि अर्ध चेतन मन में दबी इच्छाएं एवं सुप्त भावनाओं का गृह होता है। जो हमारा अवचेतन मन होता है उसमें सुप्त भावना है, जो भावनाएं उत्पन्न होकर के द्रवित हो जाते हैं, दब जाते हैं या वो सुप्त अवस्था में होते हैं, वो सब भावना क्या होता है, यही दबी इच्छाएं अवसर अनुसार साहित्य एवं कला में अभिव्यक्त होता है। वो सब जो दबी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे साहित्य और कला के रूप में जो है प्रदर्शित होता है, अभिव्यक्त होती है। चेतन एवं अवचेतन दोनों में द्वंद्व होता है। जो चेतन है और अवचेतन है, ये सी और ए के बीच में लड़ाई होता है। लड़ाई होकर के क्या होता है, अवचेतन मन में दबी इच्छाएं जब चेतन मन के धरातल पर पहुंचती हैं तो चेतन मन उसका निषेध करता है या परिणाम स्वरूप द्वंद्व होता है। इन दोनों के अंदर जो है द्वंद्व छिड़ जाता है। दोनों मन के बीच अर्धचेतन मन होता है। मनोविश्लेषण एडलर के अनुसार मानव मन में उत्पन्न हीन भावना के कारण मनुष्य के मन में अहंग भाव उत्पन्न होता है। जब मनुष्य के अंदर अहंग भाव उत्पन्न हो जाता है और इससे परिचालित होकर वह अपने महत्व को अनुभव करने एवं कराने की आवश्यकता अनुभव करते हुए उसी के अनुसार आचरण और व्यवहार करता है। मतलब अपने व्यवहार इसी तरह से चेतन और अवचेतन मन के साथ जो है त्वरान्वित होता है। तो चेतन, अनुभव और अवचेतन को जो है आप ध्यान में रखें। आगे की ओर क्या होता है, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का जो है मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करते हुए हम इस तरह के रिजल्ट की ओर आते हैं कि मूल्यांकन में किसी भी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति अथवा सिद्धांत के गुण दोष की समीक्षा की जाती है। फ्राइड के सिद्धांत में भी यह उपस्थित है। फ्राइड के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हैं। फ्राइड के सिद्धांत में उपस्थित गुण कौन से गुण हैं? फ्राइड का सिद्धांत विस्तृत एवं चुनौतीपूर्ण है। ये याद रखें कि फ्राइड का सिद्धांत क्या है, विस्तृत है, मतलब विस्तारित है और उसके साथ साथ चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने व्यापक ढंग से व्यक्तित्व का अध्ययन किया है। उन्होंने एक मनुष्य के व्यक्तित्व किस तरह से होना चाहिए, उस व्यक्तित्व के पहलू को जो है समझाने की कोशिश किया हुआ है फ्राइड जी ने। उसके बाद फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास को बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश की है। इसको आपको समझ में आ ही चुका होगा। फ्राइड के सिद्धांत में उपस्थित दोष, क्या क्या दोष हैं, दोष के ऊपर हम बात करते हैं अभी। फ्राइड ने लैंगिक ऊर्जा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। मतलब जो मनुष्य का जो लैंगिक प्रकृति है उसके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान किया है, उसके ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। फ्राइड के सिद्धांत की कड़ी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में लैंगिक ऊर्जा को ही आधारभूत जो है इच्छा शक्ति माना है। यह आ सकता है एग्जाम में। तो उसके बाद आलोचकों का मानना है कि फ्राइड ने अपने शोध कार्य को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। आलोचक इस तरह से मानते हैं कि जो फ्राइड है वो अच्छी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अपने शोध कार्य को नहीं किया है, इस वजह से सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला है, जो किसी भी सिद्धांत की वैज्ञानिकता के लिए अति आवश्यक है। हम जब हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं वहाँ पे भी क्रमबद्धता अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर रिसर्च प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, तो रिसर्च कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, वो भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्राइड जी का ये गलती जो है आलोचकों के दृष्टि में आता है। फ्राइड का सिद्धांत उनके व्यक्तिगत अनुभवों और उन मनोरोगियों के अनुभवों पर आधारित है जो उनके यहाँ उपचार के लिए आते हैं, और आलोचकों का मानना था कि इसे सामान्य व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी नींव मनोरोगियों की अनुभूतियों पर टिकी है। तो मनोविश्लेषणवाद के ऊपर जो है हमने उसका मूल्यांकन किया और उसके मूल्यांकन के आधार पर जो कि आलोचकों का मत जो है देखा। तो अगली जो है हमारी साहित्य इतिहास के अंदर, हिंदी साहित्य जगत के अंदर मनोविश्लेषणवाद का किस तरह से प्रमुख स्थान है वो भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ने
अपने व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण इसी आलोक में किया है। जैसे कि आज्ञा के उपन्यास शेखर एक जीवनी को शेखर जैनेन्द्र के त्यागपत्र की और मृणाल तथा सुनीता एवं इलाचंद्र जोशी का पात्र चंद्रमोहन और नकुलेश महीप आदि इन्हीं हीन ग्रंथियों में परिचालित हैं। वस्तुतः भीतरी विचार ही बाहरी दुनिया में प्रकट होती है। फ्रायडवादी मनोविज्ञान को स्वीकार करते हुए कुंठाओं, वासनाओं, गिह्वा भावनाओं को काव्य में व्यक्त करना वास्तविक एवं यथार्थ के विस्तृत आयामों को स्वीकार करते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार अपने पात्रों के अंतर्गत में दबी हुई कुंठाएं, हीनताओं को सामने लाकर व्यवहार का विश्लेषण करने का अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो हम जब देखते हैं कि जो जैनेन्द्र कुमार जी का या शेखर एक जीवनी जब पढ़ते हैं, ये शेखर एक जीवनी तो हमारे उपन्यास में भी लगा हुआ है। जो कुल 13 उपन्यास हैं उनमें से एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा का एक शेखर एक जीवनी लगा हुआ है। शेखर एक जीवनी आपको कब लिखा गया था ये बता सकते हैं क्या? ये 1941 में लिखा हुआ था और इसमें जो है शेखर के पूर्ण जीवन की जो है चर्चा किया गया है। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और उस उपन्यास के साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के आधार को लेकर के। तो इसके अंदर हमने देखा सिगमंड फ्राइड का जीवन या उन्होंने जो मनोविश्लेषणवाद दिया हुआ है। तो आपको अगर ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में आने वाले घंटी बटन को दबाएं जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।